कल हमने अभी केवल पढ़ा था अबाउट द डीएनए स्ट्रक्चर, और डीएनए के स्ट्रक्चर में एक हल्का सा क्विक रिवीजन पहले करेंगे। तो उसमें हमने क्या बनाया था कि तीन एलिमेंट मिल करके या तीन चीज़ें मिल करके पहले क्या बनाती हैं, हाँ, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या होता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और क्या होता है, फास्फोरिक एसिड। उसके बाद बताया गया था कि पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेस अगर केवल जुड़ जाए तो ये क्या बना देता है, न्यूक्लियोसाइड बना देता है। क्या बना देता है, न्यूक्लियोसाइड बना देता है। और जब पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेस जुड़ जाते हैं और साथ साथ में क्या जुड़ जाता है, फास्फोरस जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक है, अब बात को समझना कि तुम्हारा जब न्यूक्लियोसाइड बना था, यानी कि एडेनिन अगर जुड़ जाता है पेंटोज शुगर के साथ तो क्या हो जाता है, एडिनोसिन हो जाता है ना। इसी तरीके से अगर तुम्हारा क्या जुड़ जाता है, ग्वानिन, तो क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन। भूल गए, बताओ, पेंटोज शुगर के साथ क्या जुड़ जाए, एडेनिन जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, एडिनोसिन बन जाएगा। एडिनोसिन का सिर्फ दूसरा नाम बताओ क्या होगा, हाँ, डीऑक्सी एडिनोसिन। पेंटोज शुगर के साथ ग्वानिन जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन। पेंटोज शुगर के साथ क्या जुड़ जाए, साइटोसिन, तो क्या बन जाएगा, साइटिडीन। फिर उसके बाद पेंटोज शुगर के साथ क्या जुड़ जाए, थाइमीन, तो क्या बन जाएगा, थाइमिडीन। फिर उसके बाद पेंटोज शुगर के साथ क्या जुड़ जाए, यूरासिल, तो क्या बन जाएगा, यूरिडीन बन जाएगा। ये क्या बना था, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में हम क्या जोड़ देते हैं, H3PO4 फास्फोरिक एसिड जोड़ देते हैं। तो बताओ अब क्या बनेगा, क्या बनेगा, H3PO4 जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, एडिनिलिक एसिड बन जाएगा। अगर एडिनिन ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, एडिनिलिक एसिड बन जाएगा। गुआनी, ये क्या बना था, गुआनोसिन बना था। H3PO4 जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, गुआनिलिक एसिड बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या था, साइटोसिन, साइटिडीन। साइटिडीन में H3PO4 जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइटिडिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर थाइमिडीन है तो क्या बन जाएगा, H3PO4 जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, थाइमिडाइलिक एसिड बन जाएगा। फिर यूरिडीन है, H3PO4 जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, हाँ, यूरिडिलिक एसिड बन जाएगा। यह कल हो गया था, न्यूक्लियोटाइड बन गया था, दोनों को जोड़ के दिखा भी दिया गया था। और जब दोनों को जोड़ के दिखाया गया था तो बताओ फिर से, यहाँ पे क्या जुड़ा, यहाँ पे क्या जुड़ा, बॉन्ड यहाँ पे क्या बनेगा, बॉन्ड क्या बनेगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, और ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंस है फास्फोरस के बीच में तो फास्फो ईस्टर बॉन्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे पेंटोज शुगर होगा, और पेंटोज शुगर होगा और क्या होगा, नाइट्रोजिनस बेस, और यहाँ पे क्या होगा, फास्फोरस। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ के थर्ड वाले ऑक्सीजन से ये जाकर के जुड़ जाएगा। तो बताओ इस बॉन्ड का नाम, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस तरीके से जुड़ते जुड़ते न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बन जाएगी। तो डीएनए का एक चेन क्या कहलाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। कहीं कहीं शॉर्ट में लिखा रहेगा SSDNA, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। कहीं कहीं लिखा रहेगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसका मतलब है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड, सिंगल एक स्ट्रैंड। इट्स मीन्स दैट कहीं कहीं प्रेजेंट हो सकता है कि डीएनए का केवल एक स्ट्रैंड हो, तो क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाएगा। तो आरएनए क्यों नहीं हो जा रहा है, क्योंकि वहां पे यूरासिल ना हो करके क्या होगा, थाइमीन होगा। क्लियर। जब हम आगे चलते हैं, जब नाइट्रोजिनस न्यूक्लियोटाइड ये पूरे जुड़ जुड़ करके एक चेन बन गए थे। चेन बनने के बाद हमने कहा कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा ये क्या बनेगा, दो न्यूक्लियोटाइड चेन बनेंगे, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेंगे। और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेंगे तो बताओ एक का डायरेक्शन 5 प्राइम होगा, दूसरे का 3 प्राइम, इसका क्या होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यानी कि एक का डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम और एक का डायरेक्शन 3 प्राइम से 5 प्राइम। 5 प्राइम क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसके पांचवें कार्बन फ्री है। यहाँ पे 3 प्राइम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके तीसरे कार्बन क्या है, फ्री है। 3 प्राइम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके तीसरा कार्बन जो है वो फ्री है। 5 प्राइम क्यों पड़ा, क्योंकि पांचवा प्राइम क्या है, वो पांचवा कार्बन जो है वो क्या है, फ्री है। क्लियर। इसके बाद
आगे जो बात हुई थी हमारी, ये हुई थी कि डीएनए अगर ये है तो एक डीएनए का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इसके थोड़ी सी साइज की हम बात कर लें, और जब साइज की बात करते हैं तो डायमीटर बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो पूरा यहाँ से अगर एक देखोगे टर्न शुरू हुआ तो ये पूरा घूमता हुआ एक टर्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो पूरा ये एक कंप्लीट टर्न हुआ। क्या हुआ? एक कंप्लीट टर्न हुआ। और पूरा एक कंप्लीट टर्न इज इक्वल टू क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। जिसकी दूरी होती है, डिस्टेंस होती है कितनी? 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नैनोमीटर में बात करें तो 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, कभी कभी मीटर में चेंज कर देते हैं तो 34 इंटू 10 की पावर क्या चीज? -10 मीटर। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 3.4 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, एक कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये पूरी दूरी देखा जाए, पूरे डिस्टेंस देखा जाए तो एक पिच के अंदर जो होते हैं बेस पेयर पाए जाते हैं। इस तरीके से बेस पेयर होते हैं, और जहां पे एक टर्न कंप्लीट होता है तो काउंट करने पे पता चलता है कि कितने बेस पेयर? 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर। इट्स मीन्स दैट अगर 10 बेस पेयर है तो एक पिच में कितने बेस पेयर? 10 बेस पेयर। बताओ एक पिच की दूरी कितनी? 3.4 नैनोमीटर। तो क्या दो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है ये निकाला जा सकता है? अगर ये पता हो तो निकाला जा सकता है। तो बताओ क्या हो जाएगा? 3.4 नैनोमीटर है। ठीक है, अब उसके बाद कितने बेस पेयर 3.4 में? हाँ, 10 बेस पेयर डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, इतना जो है ये डिस्टेंस जो है ये दो बेस पेयर के बीच की दूरी आ गई। ठीक है, तो दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितना? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, और एक पिच की डिस्टेंस कितनी? 3.4 नैनोमीटर। कितना? 3.4 नैनोमीटर। एक पिच के अंदर यानी कि एक कंप्लीट टर्न के अंदर कितने बेस पेयर? 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर। तो एक टर्न की, एक कंप्लीट पिच की दूरी पता हो तो दो बेस पेयर की दूरी हम निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं? 10, और पूरे पिच की डिस्टेंस कितनी है? 3.4, डिवाइड कर देंगे 0.34। नाउ एक छोटी सी और बात आती है, कभी कभार नीट वेट में क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन एनसीईआरटी में ये बात नहीं है। क्या कि एक जो यहाँ पे जो ये ग्रुप बनता है तो कहीं छोटा और कहीं बड़ा बनता है। जो छोटा बनता है और जो बड़ा बनता है, यानी एक छोटा बनता है एक बड़ा बनता है, तो इसका मतलब है कि एक माइनर बनेगा और एक मेजर बनेगा। अगर 34 एंगस्ट्रॉम है पूरे पिच की दूरी तो कहता है कि इसमें एक माइनर बनेगा और एक मेजर ग्रुप बनेगा। जो माइनर बनेगा कहता है कि वो 12 एंगस्ट्रॉम का बनेगा, जो मेजर बनेगा वो कहता है कि 22 एंगस्ट्रॉम का बनेगा। दोनों को मिला दो तो अगेन फिर से कितने हो जाएंगे? 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे। क्लियर यहां तक? एक बात और मैंने बोली थी कि इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच की डिस्टेंस कितनी? 20 एंगस्ट्रॉम। इट इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है। जहां पे भी डिस्टेंस लोगे, जहां से भी अगर ये 20 एंगस्ट्रॉम देखोगे, हर जगह फिक्स होगा। क्यों फिक्स होगा? क्योंकि प्यूरीन हमेशा, मैंने कल रीजन बताया था, प्यूरीन हमेशा किससे बेस पे किससे पेयर बनाता है? पिरिमिडीन से। ठीक है, प्यूरीन हमेशा पिरिमिडीन से बनाएगा। मतलब एक साइकिल दूसरी साइकिल से जब भी बनाएगा तो एक मोनोसाइकिल एक डाई साइकिल से बनाएगा। तो यहाँ डिस्टेंस जो होंगी वो क्या होंगी? मेंटेन होंगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज चार ग्राफ रूल। ये बहुत बार पूछा जाता है चार ग्राफ रूल्स। ठीक है, क्या है? क्वेश्चन भी आते हैं, अभी दो क्वेश्चन भी देंगे, सॉल्व करना। एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, एक थोड़ा नॉर्मल होगा। ठीक है, कहता है चार ग्राफ रूल में कि जितने एडेनिन होंगे, एडेनिन हमेशा किससे पेयर करेगा? थायमिन से। थायमिन से, इसका मतलब है कि जितने एडेनिन होंगे उतने थायमिन होंगे। ग्वानिन किससे पेयर करता है? इसका मतलब है कि जितने ग्वानिन होंगे उतने साइटोसिन होंगे। ये एक रूल बन गया। ठीक है, दूसरा कहता है कि जितने एडेनिन है उतने थायमिन है। इसका मतलब है कि A/T बराबर ग्वानिन बाई साइटोसिन इज इक्वल टू हमेशा क्या होंगे? 1 के बराबर होंगे। दूसरा रूल। ठीक है, तीसरा रूल ये कहता है
कि प्यूरीन हमेशा जो होगा वो बराबर होगा किसके, पिरिमिडीन के। यानी कि प्यूरीन के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, एडेनिन प्लस गुआनिन, ठीक है। उसके बाद कहता है पिरिमिडीन में कौन होंगे, साइटोसिन प्लस थाइमिन, ठीक है। और ये दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे 1 के। तीसरा रूल। चौथा रूल, फोर्थ वाला, कहता है कि अगर एडेनिन गुआनिन के बराबर है तो इसका मतलब है कि साइटोसिन जो होंगे वो थाइमिन ये कांस्टेंट होंगे 1 के, यानी कि बराबर होंगे 1 के। ये 4 रूल है। एक और रूल है, यूनिवर्सल रूल उसको बोलते हैं, बाद में बताएंगे। पहले ये 4 रूल है, इन 4 रूल पे हम एक पहले क्वेश्चन करेंगे। बताओ एडेनिन हमेशा किससे पेयर करेगा, हाँ एडेनिन हमेशा किससे पेयर करेगा, तो क्या एडेनिन जितना होगा उतना थाइमिन होगा। मतलब है कि एडेनिन अगर 20% है, 20% है, तो बताओ थाइमिन कितना होगा, 20%। कहता है कि अगर गुआनिन 30% है तो हमेशा बराबर कितना होगा, 30%। यहाँ पे अगर देखो एडेनिन कितना है, 20%, 20%, ठीक है। थाइमिन कितना है, 20%, 20%, बराबर। गुआनिन कितना है, 30%, 30%, ये भी है साइटोसिन। बताओ 1 हो गया, 1 हो गया, तो बराबर कितना हो गया, 1। ये जितने चारों रूल अभी बने हैं, ठीक है, ये सब यहाँ पे अगर बराबर 1 है तो ये सॉल्व करने के बाद बराबर 1। एडेनिन और गुआनिन डिवाइडेड बाय साइटोसिन प्लस थाइमिन बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक क्वेश्चन नोट करो, एडेनिन हमें पता है, क्या पता है, एडेनिन हमें पता है कितना, 20%। क्या क्या पता करना है, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन बताना है कितना कितना होगा, कितना, 20, 80, 80, 30, 30, कितना आया, सुनो एडेनिन अगर 20% है, जिसका 20, 30, 30 आंसर सही है, ठीक है। अगर एडेनिन 20% है तो बताओ एडेनिन हमेशा किसके साथ, थाइमिन के साथ, तो जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन होगा। क्या ये 20% है तो ये भी 20% होगा। तो बताओ अगर ये 20-20 है तो परसेंटेज टोटल कितने का, 100 माइनस 40%, कितना हो गया, 60। साइटोसिन किससे बनाएगा, गुआनिन से। साइटोसिन कितना है नहीं पता, लेकिन 60 आया। अब 60 में हाफ ऑफ कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 30%। ये कितना आ गया, क्लियर। अब आगे चले, एक और क्वेश्चन है, करो। अब ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करा दूं फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन दूं, तो इसका मतलब है कि इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड क्वेश्चन है। बताओ पहले एक पिच में कितने बेस पेयर, 10 बेस पेयर, ठीक है। मतलब एक कंप्लीट बेस पेयर है, सॉरी एक कंप्लीट पिच है तो कितने बेस पेयर। अच्छा, तो इसका मतलब है कि एक पिच में 10 बेस पेयर होते हैं, तो बताओ एक पिच की डिस्टेंस कितनी होगी, हाँ 3.4 नैनोमीटर, यही होगी। आप क्वेश्चन दे रहा हूं, करना क्वेश्चन एक बार समझ लो। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, लेंथ है इसकी, क्या बोल दिया है, लेंथ है कितनी, 340 नैनोमीटर, ठीक है। लेंथ पूरी दे दिया है, उसमें एडेनिन 300 है, ठीक है। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ अदर नाइट्रोजिनस बेसेस कितने हैं। इस क्वेश्चन में पहले हमें बेस पेयर निकालना पड़ेगा, फिर नाइट्रोजिनस बेसिस निकलेंगे। पहले देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी है डीएनए की, 340 नैनोमीटर। यानी कि कोई एक डीएनए दे दिया गया है और कह रहा है कि इसकी डिस्टेंस जो है वो 340 नैनोमीटर है, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि बताओ नाइट्रोजिनस बेसेस कितने होंगे, ठीक है। अब मुझे लगता है कि एक बेस पेयर जो होता है, एक बेस पेयर में 2 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। एक बेस पेयर में कितने नाइट्रोजिनस बेस,
दो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, ठीक है, एक बेस पेयर बनता है वो दो नाइट्रोजिनस बेसिस से बनता है। अब आगे सुनो, अभी यहाँ पे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 340 नैनोमीटर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये सीखेंगे कि 3.4 नैनोमीटर का एक पिच बनता है और एक पिच में 10 बेस पेयर होते हैं। ये बात समझ आ गई? इसका मतलब है कि पहले हम क्या करें कि 3.4 नैनोमीटर में एक पिच, तो बताओ 340 नैनोमीटर में कितने पिच? तो 340 को हम डिवाइड करते हैं 3.4 से, तो कितना आ जाएगा? 100 पिच। आगे बात समझ में? अब 100 पिच आ गए, तुम्हें अब क्या निकालना है? पहले अब तुम्हें फाइंड आउट करना है बेस पेयर कि 100 पिच में बेस पेयर कितने होंगे। अब तुमको पता है कि एक पिच में कितने बेस पेयर? 10 बेस पेयर। अब एक पिच में अगर 10 बेस पेयर, तो 100 पिच में इंटू 10 बेस पेयर इज इक्वल टू कितने बेस पेयर? 1000 बेस पेयर। अब 1000 बेस पेयर में अब हमें पता है कि एक बेस पेयर में कितने नाइट्रोजिनस बेसेस? 2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1000 बेस पेयर में कितने नाइट्रोजिनस बेसेस? 2000, 2000, ठीक है। अब 2000 में 2000 में एडेनिन कितना है? 300। तो जितना एडेनिन उतना थायमिन। तो एडेनिन 300 है, तो थायमिन कितना होगा? तो थायमिन कितना होगा? 300। बताओ अब 300 300 मतलब 600, ठीक है, माइनस कितने में? 2000 में, तो कितना हो जाएगा? 1400। अब 1400 में बताओ साइटोसिन कितना? 700। ग्वानिन कितना? तो नंबर पूछा है, तो कितने नंबर? 300 ये दिया था, 300 ये भी हो गया। अब देखो ये तो तुरंत निकल जाएगा बिना दिमाग लगाए भी कि जितना एडेनिन उतना थायमिन। यही गलत आ रहा था, सॉल्व कर लो, आगे चलो। डीएनए है, आवाज नहीं, बात नहीं। डीएनए है, डीएनए खुद डीएनए बना लेता है, ठीक है। और डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। और एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। जेनेटिक मटेरियल का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, ठीक है। अब जो डीएनए से जो तुम्हारा डीएनए बन रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन, या इसी का दूसरा नाम डुप्लीकेशन। रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन मतलब इसके अंदर ये रेप्लिकेट करेगा, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाएगा, या डुप्लीकेट करके एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाएगा। और डीएनए से जब आरएनए बनेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो बताओ जेनेटिक मटेरियल यहां से फ्लो करता है एक डायरेक्शन में, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, इसीलिए कहते हैं कि ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। और जब यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है तो उसे हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा। तो दिस इज अ सेंट्रल डॉगमा। एक छोटी सी बात और सीखना है हमें। एनसीईआरटी में एक लाइन में लिखा है, क्या लिखा है? कहता है कुछ वायरसेस होते हैं, इनके पास आरएनए होता है, तो क्या आरएनए से सीधा प्रोटीन बनाएंगे? नहीं, पहले आरएनए से क्या बनाएंगे? कंप्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे।
क्या बनाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे, केवल टेम्पलेट एक बनाएंगे रीडिंग कराने के लिए। सी डीएनए उसको कहते हैं, ठीक है। और सी डीएनए से फिर से क्या बनेगा? एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ये किसके अंदर? वायरस के अंदर। इसीलिए बताओ, आरएनए से डीएनए बनता है और डीएनए से आरएनए बनता है तो क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनता है तो क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यहाँ पे आरएनए से डीएनए बनना अपोजिट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये पॉइंट बस लिखा है कि वायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। अब क्या करें? चलो आगे चले। तो ये था हमारा सेंट्रल डॉगमा। अब सेंट्रल डॉगमा के बाद आता है सबसे अच्छी और शानदार टॉपिक। मैं इसलिए समझता हूं क्योंकि यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। क्या चीज? हमेशा हम ये परेशान रहते हैं कि सर कब सेल के अंदर क्रोमैटिन होता है, कब डीएनए होता है, और दोनों के बीच में कब, मतलब कब डीएनए, कब क्रोमैटिन, और कब जो है वो क्रोमोसोम। तो इन तीनों के बीच में हम क्या हो जाते हैं? बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो पहली बात सुनो, थोड़ा सा एक बात सुनो, फिर उसके बाद तुम क्लास 11th में पढ़े होगे सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़े होगे। सेल डिवीजन पे पढ़े होगे कि एक साइकिल, एक सेल की साइकिल होती है, और एक सेल की साइकिल का मतलब है कि उसके अंदर दो फेज होते हैं, एक इंटरफेज होता है और एक डिवीजन फेज होता है। डिवीजन फेज में क्या होता है कि पहले जो क्रोमैटिन होता है इंटरफेज में, जैसे ही वो डिवीजन फेज में जाता है तो पहले क्या चलता है? प्रोफेज, फिर क्या चलता है? मेटाफेज, और मेटाफेज में क्रोमोसोम अपीयर हो जाता है। मेटाफेज के बाद क्या चलता है? एनाफेज, एनाफेज के बाद क्या चलता है? टीलोफेज, ठीक है। और जैसे ही टीलोफेज में आता है तो साइटोकाइनेसिस हो जाता है, और साइटोकाइनेसिस हो जाता है तो फिर हमारे सेल के अंदर जो तुम्हारा क्रोमोसोम के फॉर्म में था वो अगेन डीएनए और प्रोटीन का फॉर्म ले लेगा, और फिर इंटरफेज में जाएगा तो फिर से क्रोमैटिन हो जाएगा। इसी बात को हमें समझते हुए पैकेजिंग हमें क्या समझना है? इस सेल की पैकेजिंग हमें समझनी है कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे हो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना, फिर हम आगे चलेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए पे। बताओ, सेल साइकिल पढ़े क्लास 11th में? ये दो फेज में डिवाइड होता है, ये इंटरफेज होता है, यहां से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस होता है। जब भी इंटरफेज में सेल रहेगा तो बताओ तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर किस फॉर्म में डीएनए रहेगा? क्रोमैटिन के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा? क्रोमैटिन के फॉर्म में रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर आगे जब यही जाता है क्रोमैटिन तो पता चलता है कि मेटाफेज में ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है? क्रोमोसोम के फॉर्म में। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा क्रोमोसोम हमें दिखाई देने लगता है। बताओ यहाँ था तो क्या था? यानी कि ये कैसा था? थ्रेड के फॉर्म में था। यहाँ आ गया तो क्या हो गया? क्रोमोसोम के फॉर्म में आ गया। जैसे ही साइटोकाइनेसिस होता है तो डीएनए के साथ में प्रोटीन हो गया। प्रोटीन क्यों लिखा? क्योंकि किस पे लपेटाई होती है डीएनए की? हिस्टोन पे, और हिस्टोन क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। तो डीएनए और प्रोटीन यहाँ से फिर से हो गया, फिर से यहाँ चलेगा तो क्या होगा? क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन से क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम। इसका मतलब है कि हम क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यानी कि अभी तक हम किसके बारे में जानते हैं? डीएनए के बारे में जानते हैं। तो बताओ डीएनए से अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? क्रोमैटिन बनाना पड़ेगा। क्रोमैटिन से फिर क्या बनाना पड़ेगा? क्रोमोसोम बनाना पड़ेगा। दिस इज नोन एज अ पैकेजिंग ऑफ डीएनए। इस यही चीज हमें पढ़नी है। कहने का मतलब है कि एक सेल है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है बहुत ही छोटा है, अबाउट 10 की पावर, कोई बुक लिखती है -4, -5, -6, ठीक है, मीटर इसकी डायमीटर है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि लेकिन डीएनए की लंबाई कितनी है? 2.2 मीटर है। कितनी है? 2.2 मीटर है, ठीक है। तो अब इतना लंबा डीएनए 2.2 मीटर 10 की पावर -6 मीटर के डायमीटर में क्या करना है? हमें पैक करना है, ठीक है। तो कैसे पैक होगा? तो पहले डीएनए को क्या बनाएंगे? क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन से फिर क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम। चलें अब आगे, इतना सीखे। अब चलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए से पहले तुम्हें बुक के अंदर एक छोटी सी बात लिखी है कि लेंथ ऑफ डीएनए कितना होता है। लेंथ ऑफ डीएनए कितना होता है, ठीक है। अब इसकी बात पहले हम कर लें, ठीक है। अगर इसकी बात हम करें तो समझना। पहले मुझे बताओ, अगर ये कोई डीएनए है, ठीक है,
अगर ये कोई डीएनए है, इस डीएनए की मैं लंबाई की बात करूं तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि दो नाइट्रोजीनस के बीच में कितना डिस्टेंस, 3.4 नैनोमीटर। इसके बीच में कितना डिस्टेंस, 0.34 नैनोमीटर। बताओ इसके बीच में कितना डिस्टेंस, 0.34 नैनोमीटर। मुझे लगता है कि किसी भी डीएनए की अगर लेंथ निकालना हो तो मैं 0.3 ऐसे मैं ऐड करता जाऊं। कब तक ऐड करता जाऊं, जितने तुम्हारे बेस पेयर होंगे, जितने बेस पेयर होंगे तब तक मैं ऐड करूंगा जितने बेस पेयर होंगे। और टोटल बेस पेयर अगर मैं ऐड कर दूंगा तो लेंथ ऑफ क्या निकल आएगा, डीएनए। इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ डीएनए अगर हमें पता करना है, लेंथ ऑफ डीएनए अगर हमें पता करना है इज इक्वल टू बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर इनटू क्या करते हैं, जितने बेस पेयर होंगे। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ बेस पेयर। ये तुम्हारा एक फॉर्मूला बन जाता है लेंथ निकालने का डीएनए का। मैं कहता हूं कि एक ह्यूमन बीइंग अगर हैप्लॉइड है तो बताओ उसके अंदर जो बेस पेयर होंगे वो कितने होंगे, 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर होंगे। अगर डिप्लॉयड होगा यानी कि 2n होगा, अगर क्या डिप्लॉयड होते ही है, ठीक है 2n। इसका मतलब है कि कितना होगा, 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर होगा। बताओ तुम्हें बेस पेयर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का पता है, एक डिप्लॉयड ह्यूमन का पता है, तो मुझे बताओ ये भी तो पता है, ठीक है। तो बताओ अब लेंथ निकालनी है, लेंथ निकालनी है किसकी, ऑफ डीएनए की लेंथ निकालनी है। बताओ कितना है, 0.34 नैनोमीटर इनटू ये कितना है। अच्छा इसको नैनोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो इनटू क्या हो जाएगा, 10 की पावर -9 इनटू अब ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर रख देंगे। नंबर ऑफ बेस पेयर कितना है, 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। अब बताओ ये 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 बचा क्या, 0.34 इंटू 6.6, ठीक है। अब टोटल अगर मल्टीप्लाई करोगे लेंथ ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा, 2.2 मीटर। बताओ एक ह्यूमन बीइंग का लेंथ ऑफ डीएनए कितना हो गया, 2.2 मीटर है। माइनस कहाँ पे, बेस पेयर में क्यों माइनस होगा, अरे मीटर में इसको कन्वर्ट किया, -9 हो गया। 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर है। -9 कहां से आया, ये थोड़ी पूछ रही है, इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। नाउ चलो कंफ्यूजन है बाद पूछ लेना। इसके बाद आगे जब हम चलें तो बताओ लेंथ निकल आया। अब कह रहा है कि 2.2 मीटर लंबा है डीएनए, तो कहता है कि 10 की पावर -6 जो है वो कैसे उसके अंदर डीएनए जो होगा वो कॉइल्ड किया होगा, कैसे उसके अंदर रैप किया होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। नाउ दैट इज अ पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए की अगर हम बात करें, पैकेजिंग ऑफ डीएनए की अगर हम बात करें तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले दो चीजें समझना है। छोटा छोटा एक डिफरेंस है, पहले ये समझना, फिर उसके बाद अगर ये सीख गए तो आगे आप कोई दिक्कत नहीं, चाहिए तुरंत ये वाली टॉपिक खत्म है। लेकिन यहां पे तुमको ध्यान देना पड़ेगा। एक सेल है प्रोकैरियोटिक, कैसा सेल है, प्रोकैरियोटिक। एक सेल है कैसा है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर तुमको पता है कि कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। यही तो डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सब के सब क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। क्लास 11th में 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तुमको बताया गया होगा कि मोनेरा जो होता है वो केवल प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी मोनेरा के अलावा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया जो होते हैं, चारों ग्रुप किंगडम जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। एंड ऑल यूकैरियोटिक इज नोन एज यूकैरियोटिक बिकॉज़ ई का मतलब क्या होता है, ट्रू। कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, इट मींस दैट ट्रू न्यूक्लियस होगा इसके अंदर। ट्रू न्यूक्लियस इसलिए होगा बिकॉज़ इट हैज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा तो जो जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए होगा, वो कहाँ होगा, ये तुम्हारे साइटोप्लाज्म में होगा। साइटोप्लाज्म में फैला होगा कि एक जगह होगा, एक जगह होगा, फैला नहीं होगा पूरा चारों तरफ, ठीक है। इसको बोलते हैं
जहां पे होगा उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड रीजन। क्या है ये? क्या है ये? डीएनए है। बताओ कैसा है? क्वाइल्ड फॉर्म में है। कैसा है? क्वाइल्ड डीएनए है। क्वाइल्ड डीएनए को एनसीईआरटी लिखता है कि लूप्स ऑफ डीएनए। क्या लिखता है? 2 लाइन में प्रोकैरियोटिक की बात खत्म करता है, थोड़ा सा लिख देता है कि बताओ भाई इसके अंदर जो डीएनए होता है, वो डीएनए जो होता है वो कैसा होता है? लूप्स ऑफ डीएनए होता है। और डीएनए पे हमने बताया है कि डीएनए का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? एसिडिक होता है। और अगर एसिडिक है तो बताओ इसकी जो रैपिंग होगी, इसकी जो लपेटाई होगी वो किस पे होगी? बेसिक पे होगी। बेसिक का मतलब कि यहाँ पे प्रोटीन का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? बेसिक होगा। ठीक है। प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन जो होगा वो बेसिक होगा। इस प्रोटीन का नाम कुछ स्पेशल नहीं है, जैसे इसके अंदर प्रोटीन का नाम हिस्टोन होता है, इसको हम कहते हैं प्रोटीन विद अमीन। और ये प्रोटीन विद अमीन का नेचर बेसिक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर NH2 ग्रुप खूब भर भर के पाया जाता है, अमीनो ग्रुप खूब भर भर के पाया जाता है। क्लियर? इतनी बातें सीख के बताओ। अब इसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस समझेंगे एंड देन आप थोड़ा और आगे चलेंगे। दोनों को, इसको भी हम पढ़ेंगे तो दोनों का एक डिफरेंस पता चल जाएगा और उसके बाद इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर जो होता है, जो तुम्हारा क्या होता है कि डीएनए होता है वो भी क्वाइल्ड फॉर्म में होता है इस तरीके से। ठीक है। तो बताओ इसका नेचर भी कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। अगर इसका नेचर एसिडिक हो गया तो बताओ प्रोटीन कैसी चाहिए? बेसिक चाहिए। ऐसा क्यों कि एसिडिक है तो प्रोटीन बेसिक चाहिए? क्योंकि जो एसिडिक की प्रोटीन बेसिक पे जो रैपिंग होती है, लपेटाई होती है, बड़ी स्टेबल होती है। अगर एसिड के साथ अगर एसिड की लपेटाई करते तो मुझे लग रहा है रिपेल कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? बेसिक होता है। और बेसिक है तो बताओ इस स्पेशल प्रोटीन का नाम हिस्टोन है। क्या है? हिस्टोन है। और कहता है कि अगर ये हिस्टोन है तो समझना एक और बात, ये बेसिक प्रोटीन विद अमीनो एसिड, जो प्रोटीन विद अमीन जो था, ये बेसिक इसलिए था क्योंकि इसके अंदर अमीनो ग्रुप भर भर के पड़ा है। ये बेसिक क्यों है? हिस्टोन बेसिक इसलिए है क्योंकि ये जो है इसके अंदर लाइसिन और क्या चीज है? आर्जिनिन, 2 अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो कि जिसका नेचर कैसा है? बेसिक है। ठीक है। इसकी वजह से हिस्टोन क्या है? बेसिक है। ये यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक। डिफरेंस क्या है? यूकैरियोटिक के अंदर बताओ जो क्वाइल्ड फॉर्म में डीएनए है वो कहाँ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में है। ये कहाँ है? साइटोप्लाज्म पे है। बताओ पहला हुआ है कि एक जगह है न्यूक्लियोइड रीजन। बताओ क्वाइल्ड डीएनए है, क्वाइल्ड डीएनए को लूप्स ऑफ डीएनए बोलेंगे। बताओ इसके अंदर बेसिक प्रोटीन विद अमीन, ये क्यों बेसिक है? क्योंकि यहाँ पे अमीनो ग्रुप भर भर के पड़ा है। ठीक है। क्या यहाँ पे जैसे इसका किसी इस बेसिक प्रोटीन का नाम जो है हिस्टोन है, एक स्पेसिफिक नेम है, क्या यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नेम है? नहीं। ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि ये बेसिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लाइसिन और क्या है? आर्जिनिन है। नाउ ये नीट में कई बार पूछा गया, देख लेना, पुराना पेपर सॉल्व करना तो मिलेगा क्वेश्चन। नाउ इसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो सबसे पहले हमें ये बताते हैं एनसीईआरटी में कि जो हिस्टोन होता है वो ऑक्टोमर होता है। क्या होता है? ऑक्टोमर होता है। और अगर ऑक्टोमर होता है तो इसका मतलब है कि ये कई चीजों से मिलके बना होगा, कई यूनिट से मिलके बना होगा। तो कहता है कि हिस्टोन जो होता है वो 5 तरीके का होता है। कितने तरह का? 5 तरह का। हिस्टोन 5 तरह का होता है। पहला H1, दूसरा H2A, तीसरा H2P, तीसरा H3 और H4। ये 5 तरह का हिस्टोन होता है। ठीक है। अब ये पांचों कैसे होते हैं इसके अंदर और ऑक्टोमर कैसे बनाते हैं? अगर ये ऑक्टोमर बन गया, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया, तो बताओ ये पूरा एक हिस्टोन क्या है? प्रोटीन है। तो जब बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इसके ऊपर रैपिंग किसकी होगी? किसकी होगी? डीएनए की होगी। किसकी होगी? डीएनए की होगी। पहले हम इसको क्या बना लें? बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लें। अब जब बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा तो कैसे बनेगा? जरा इस बात को देखना। अब कहता है कि हिस्टोन जो तुम्हारे 1, 2, 3, 4, 5 तरह के हिस्टोन है, तो कहता है कि ये पहले डायमर बनाएंगे और डायमर मिल करके ये ऑक्टोमर बन जाएगा। कैसे? कहता है अब यहाँ पे H2A होगा, H2A होगा। H2A कितने? 2 डायमर बन गया। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या होगा? H2B। बताओ क्या क्या हो गया? H2A हो गया, H2B हो गया।
अब यहां पे जो होगा ये होगा H3 और इसके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो एक दूसरे के वो पीछे से ऐसे जाएगा, एज्यूम कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो होगा वो ये होगा H4, आवाज नहीं, यहाँ पे क्या होगा H4, ठीक है। और बताओ इस तरीके से ये पूरा क्या बन गया, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब मुझे लगता है कि इसी के ऊपर, अच्छा देखो बताओ यहाँ पे H3 भी हो गया, H4 भी हो गया, मतलब H2A, H2B, H3 और H4 ये चारों मिल करके क्या बना रहे हैं, एक ऑक्टेमर बना रहा है, ठीक है। बचा क्या, H1 बच रहा है, क्या बच रहा है, H1 बच रहा है, ऑक्टेमर बन गया, ठीक है। अगर अब ऑक्टेमर बन गया तो अब मुझे बताना कि जब ऑक्टेमर बन जाता है तो इसके ऊपर किसकी रैपिंग होगी, डीएनए की। तो फिर H1 को क्यों छोड़ दिया गया, H1 को क्यों छोड़ा गया समझना। आगे चलें, ये स्ट्रक्चर है ऑक्टेमर का। अब आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर एक स्ट्रक्चर दिया होगा इस तरीके से कि पहले ऑक्टेमर बनाया गया होगा और ऑक्टेमर बनाने के बाद इसके ऊपर इस तरीके से एक बार डीएनए को घुमाया गया होगा, फिर पीछे से आएगा, फिर घुमाएगा, ठीक है, ठीक है। और यहां पे एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको बोला गया है, ये क्या है, H1 है, क्या है, H1 है। और यहाँ पे जो डीएनए आया इसकी क्लिपिंग की गई है इससे, और ये जो स्ट्रक्चर निकल के आया इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। ये क्या है, H1। रोक दे, क्या नींद आ रही है, हाँ? अब नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है कि रिफ्यूजी कैंप में आए हैं सब। ऐसा क्या खा लेते हो लंच में, तो बवाल करवा देगी। क्या करें, कंटिन्यू करें, चलो रख देते हैं।